गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा जो जितने भी प्राणी हैं धरती पर, धरती के जितने के अंदर देखा जाए तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर सकता है। बाकी कोई भी प्राणी अपने जो विचार है वो बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं कि भाषा जो विकास हुआ भाई कोई कैसे कहते हैं, किस प्रकार से विकास हुआ, कुछ कहते हैं ऐसे हुआ। तो इसके विकास को लेकर बहुत से मत हैं। जो पहला मत है वो होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप होता है हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल था। इनके जो होमिनिड लोग थे, होमिनिड प्रजाति के जो लोग थे, वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हाथों के साथ अपने हाव भाव को व्यक्त करते थे, कि संकेतात्मक रूप में प्रयोग करते थे या हाथों के माध्यम समझाते थे, इस तरह से प्रयोग करते थे। दूसरा है उच्चित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। और दूसरा ये भी लोग मानते हैं कि उच्चित भाषा से पहले इनके जो हम इनके जो उच्चारण कर रहे हैं उस भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। इन चीजों का भी प्रयोग किया जाता है, गाने गुनगुनाने का भी। तीसरा, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलाओं की क्रिया से हुआ था, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है कि जो तीसरे विचार के मानते हैं कि जो वाणी थी या मनुष्य की भाषा का जो संचालन हुआ, प्रसार हुआ, वो आह्वान करने से, भाई किसी को बुलावा देने से, पीछे से जोर से आवाज मार के बुलाने से, इस प्रक्रिया से हुआ, जैसे कि हम नर वानरों में देखते भी हैं। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। कि शुरू में तो जब मानव तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का बहुत ही कम प्रयोग करता था। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हुई। तो आगे चल के जो ये ध्वनियाँ थी वो एक भाषा के रूप में विकसित हो गई थी। उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ था। कि जो बोली जाने वाली भाषा के विकास से बताया जा रहा है कि होमो हैबिलिस उपजाति के मस्तिष्क में कि कुछ विशेषताएं थी जिनके कारण बोलने की संभावना विकसित हुई थी। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। तो इस प्रकार कैसे मान सकते हैं हम कि भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। कि जो स्वर तंत्र है जिससे हम अपने शब्दों का व्याख्यान करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, उच्चारित करते हैं, उसका विकास धीरे धीरे स्वर तंत्र का विकास हुआ और वो लगभग 2 लाख वर्ष पहले का माना गया है। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा था। कि स्वर तंत्र से संबंधित जो प्रक्रिया है कि स्वर तंत्र का जो विकास हुआ वो आधुनिक मानव के काल में हुआ, यानी कि जिसे हम होमो सैपियंस कहते हैं। होमो सैपियंस के अंदर ही जो स्वर तंत्र का विकास हुआ है। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40 से 35 हजार साल पहले विकसित हुई थी। कि तीसरा सुझाव क्या कहते हैं कि एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ कि जो हमारी कला थी, जो हम गुफाओं के अंदर चित्र बनाते थे या दीवारों के ऊपर, भित्तों के ऊपर चित्र बनाते थे, उन चित्रों के साथ हम जो अभिव्यक्त करते थे उसके साथ ही हमारा भाषा का विकास हुआ, जो लगभग 40 से
35,000 साल पहले विकसित हुई है। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्त का माध्यम है। इनके जो उच्चार करने वाली भाषा है और कला है, उनका दोनों में आपस में काफी गहरा संबंध रहा है। तो कला के साथ भाषा के विकास से संबंधित एक साक्ष्य मिला है अल्टामिरा की गुफाओं में। स्पेन के अंदर अल्टामिरा की गुफा और भारत के अंदर भीमबेटका की गुफाओं में कला और भाषा के जो साक्ष्य हैं, ये कला के साथ भाषा के विकास का जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं, जो कि भीमबेटका और स्पेन के अल्टामिरा में है। अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामिरा की गुफाओं की छत पर बनी चित्रकारी की ओर मार्सिलिनो सैंज दी साउतोला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। यानी कि इन गुफाओं का जो खोज की थी, या इन गुफाओं के ऊपर जो चित्रकला की खोज की थी, वो मार्सिलिनो सैंज दो साउतोला की बेटी थी। 1879 में मारिया ने की थी। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्व थे। मार्सिलिनो कौन था? एक स्थानीय भूस्वामी और पुरातत्व यानी कि पुराने साक्ष्यों के अध्ययन की शौक रखता था। और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़कर खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श में की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नजर छत पर बनी चित्रकारी पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पापा ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई है, जिनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उसका मन उमंग से इतना भर उठा कि वह हतप्रभ हो गया और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं की कि चित्रकारी इतनी ज्यादा अच्छी है कि उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। तो ये अल्टामिरा की गुफाओं का खोज थी, जो कि मार्सिलिनो ने की थी और उसका सहयोग किया था उसकी बेटी ने 1879 में। उसके बाद दूसरा जो सबूत मिलता है वो है फ्रांस में स्थित लेस्कॉव और शोवे की गुफाओं में। भाषा और कला के जो विकास है उसका दूसरा जो सबूत है फ्रांस में स्थित लेस्कॉव और शोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई है, जो 30,000 से 12,000 वर्ष पहले की हैं के बीच की कभी बनाई गई है। इनमें गैरों, घोड़ों, शाकीन, हिरनों, मेमथों यानी कि विशालकाय जानवरों, गैंडा, शेरों, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा आदि के चित्र सम्मिलित हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए उसमें कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं किया गया? पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूहों में चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं क्यों? तो बहुत से प्रश्न यहाँ पर इन चित्रों के ऊपर उठे थे। इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से यह एक है, क्योंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसे रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। तो ये पहला स्पष्टीकरण इन प्रश्नों के जवाब में
दिया गया था कि धार्मिक अनुष्ठान करने से, जो शिकार करने से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, उनकी प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरा जो स्पष्टीकरण था, पहला स्पष्टीकरण, फिर उसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण यह दावा किया गया है कि शायद वे गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोग के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। संगम स्थल क्या होता है? जहां लोग इकट्ठे होकर मिलते हैं, जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे, ये इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है कि वहां यह समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हैं अथवा शिकार का तरीका एवं तकनीकों पर एक दूसरे पर चर्चा करते हैं, और ये चित्रकारियां आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। किस तरह की व्यवस्था की, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि पंचायतें होती हैं या चौपाल होती है, जहाँ लोग इकट्ठे बैठते हैं और अपने जो कार्य है उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो इस तरह की दूसरा स्पष्टीकरण दिया गया। आदिकालीन समाज के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था, शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद है। क्या आज के शिकारी संग्रहों के जीवन में पुराने समाज के बारे में कुछ जानना सीखा जा सकता है? इसी प्रश्न पर हम अगले अनुभाग पर चर्चा करेंगे कि जो प्राचीन क्रिया थी, प्राचीन क्रिया से क्या आज का मानव भी कुछ सीख सकता है। तो उसी से जुड़ी यहाँ पर हम उस क्वेश्चन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका का एक स्थान था कालाहारी, जो रेगिस्तान में रहने वाले कुंग स्टैन नामक शिकारी संग्रहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ था। 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया था। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहां बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे कि जो ये व्यक्ति था कुंग सेन। तो जब वो इन इलाकों में गया तो उस इलाकों में देखा कि बालू होता है रेत की सतह के ऊपर प्राणियों के पैरों के निशान थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके पास जाते थे तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हम उनके गांव मिले, लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमजोर हैं और हम आसान से उनका शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून-खराबा नहीं हुआ। तो उसके बाद आता है मानव विज्ञान क्या होता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीवन विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। उस प्रक्रिया को मानव विज्ञान कहते हैं। तो ये वो समूह था जिसकी जानकारी ऊपर दी गई थी। हादरा शिकारियों द्वारा संग्राम का एक छोटा समूह है जो कि लेक यासी एक खारे पानी के विध्वंस घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादसा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहाँ घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं।
20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों का बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ आदि थे। जितने आम है तेंदुए और लकड़बग्घे जितने आम है उतने ही आम छोटे जानवर की में शाही मछली, खरगोश आदि भी थे। हादसा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता था उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता था जहाँ ऐसे शिकारी संग्रहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाब पेड़ के फल आदि से साधारण दर्शकों को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते। जल भाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुत त्याग से उपलब्ध होते थे। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता था वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता था, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती थी। यहाँ पाए जाने वाले 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद सुंडियों को चाव से खाया जाता था, लेकिन इन चीजों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती थी, मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती थी। तो ये था पूर्वी हादजा, जो एक क्षेत्र था जहाँ पर ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, शिकारी संग्रहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। थैंक यू।